तारड़ साहब, ये ट्रंप ने ईरान पर जो हमले का पॉज लिया है, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकती हैं? आपके ख्याल में ये सऊदी अरब का प्रेशर है या कोई इंटरनल रिफ्ट्स हैं पेंटागन में? नहीं, पेंटागन की दोनों चीजें मौजूद हैं, लेकिन आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने अकॉर्डिंग टू द फॉक्स उन्होंने कहा है कि हम डील के बहुत करीब हैं और मैंने जो इस चीज को पोस्टपोन किया है, मुलतवी किया है या इसको रोका है ईरान के कहने पे, जीसीसी कंट्रीज के कहने पे, और उन्होंने उस कंट्री का नाम नहीं लिया, लेकिन बाद में सऊदी प्रेस एसोसिएशन एसपीए ने इसको कंफर्म किया है कि जो सऊदी प्रिंस हैं उन्होंने फोन किया। फिर उसके बाद कतर भी इसमें इस वक्त इन्वॉल्व है, दे आर टॉकिंग टू द सऊदीज एज वेल। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि मैंने ईरान की बेहतरी के लिए दुनिया के कहने पे इस चीज को रोका है, अदरवाइज हमने हर चीज लॉक कर ली थी। लेकिन यहां पे एक और चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि सारा प्रेस और वॉशिंगटन डीसी सब कुछ ये कह रहा है, लेकिन सीएनएन ने कहा है, रिपोर्ट किया है कि अभी तक ईरान ने इसके बारे में कोई वाजे इसकी एक्सेप्टेंस नहीं दी। ईरानी स्टेट मीडिया अभी इसको डिनाई कर रहा है। लेकिन आपने जो पहले फरमाया है कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन भी डिवाइडेड है। इस वक्त जो जनरल कूपर हैं उनकी स्टेटमेंट कुछ और है, पीट हेग्सेथ जो हैं वो किसी और पेज पर हैं, और उसके बाद जो इस वक्त दूसरी कमांड इस वक्त यूरोपियन कमांड है, उन्होंने भी कहा है कि हम इजराइल को, वी आर रनिंग थिन, हमारी नेवी थिन है और हम इजराइल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें मिला जुला रिएक्शन है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब दुनिया ऑलमोस्ट तीसरी आलमी जंग के धाने पे खड़ी है, क्योंकि इजिप्ट भी इन्वॉल्व होता नजर आ रहा है, इराक भी है, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया और उसके साथ यूक्रेन। मेरे ख्याल है यूरोपियन भी ऑलमोस्ट अब इसमें घुसने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इट्स डेंजरस, वेरी डेंजरस सिनेरियो। किसी तरीके से अगर इसको अवॉइड ही किया जा सके तो बेहतर है। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने इसको रोका है कि ईरान मान चुका है कि हम हरमुज को, स्ट्रेट ऑफ हरमुज को अनकंडीशनल खोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई ईरान की तरफ। साजिद साहब, आप इस पे कमेंट करेंगे कि जो ये बात कर रहे हैं कि एस्केलेशन में पॉज इज अ गुड थिंग, लेकिन डू यू थिंक दिस इज द काम बिफोर द स्टॉर्म? देखिए, मैं बिल्कुल आपसे एग्री इस बात पे करूंगा, क्योंकि अभी तक ईरान ने कंफर्म नहीं किया और इस वक्त पासदारान इनकलाब का जो कॉन्फिडेंस है वो आसमान को छू रहा है। बिलखसूस सुप्रीम लीडर के जनाजे के रसूमात के बाद इस वक्त दे थिंक के, और दूसरा वो समझते हैं कि शायद पॉलिटिकली प्रेसिडेंट ट्रंप इज वीक। इसकी डेफिनेशन है कॉग्निटिव मैनिपुलेशन। ये भी दूसरी तरफ से हो रही है उस वजह से कि यहां पे जनरल कूपर कह रहे हैं और कुछ और लोग कह रहे हैं कि शायद हमारे पास असला कम हो रहा है, लेकिन अभी जुलाई के अंदर उन्होंने तकरीबन 2.5 बिलियन का असला कुवैत को बेचा है, 2 बिलियन का असला उन्होंने सऊदी अरेबिया को बेचा है। तो मेरे ख्याल में इस बात को भी मैं कंप्लीटली नजरअंदाज नहीं कर सकता। हो सकता है कि किसी बड़े तूफान से पहले जो खामोशी होती है वही हो रही हो, और दूसरा उसमें सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये होगा कि जिस तरीके से कल जॉर्डन के अंदर यूएस एम्बेसी ने सारे अमेरिकन सिटीजन को कहा है कि आप मिडल ईस्ट को खाली कर दें, और फिर दूसरा फ्लाइट्स को तब्दील किया जा रहा है, कई मुमालिक अपनी एयर बेस को, अपने एयर स्पेस को बंद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आपकी इस बात को भी कंप्लीटली रद्द नहीं किया जा सकता। तारड़ साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? डू यू एग्री विद दिस? देखिए, मैं दर हकीकत जावेद साहब की बात से बिल्कुल मैं उससे एग्री करूंगा। दो चीजें यहाँ पे सामने नजर आ रही हैं। या तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जनरल एलेक्स के जरिए एक और पॉलिसी बनाना चाहते हैं, शायद इस जंग को अवॉइड करना चाह रहे थे, एक वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि इस वक्त अगर नेवल ब्लॉकेट देखा जाए, एम्बार्गो देखा जाए, तो दर हकीकत अमेरिकन नेवी वैसे भी थिन है इस वक्त अगर देखा जाए। तो दो चार मुख्तलिफ किस्म के नजरिए इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में डिस्कस किए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से बड़ी जंग को अवॉइड किया जाए। एक यहां पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज ब्लूमबर्ग और कई चीजों ने रिपोर्ट किया है कि जीसीसी कंट्रीज की तरफ से भी बहुत ज्यादा प्रेशर है कि अगर एक मैसिव अटैक किया जाता है, जो कि जनरल कूपर सेंटकॉम के जो हेड हैं, जिन्होंने एक सिफारिश की थी कि 2 हफ्ते की एक मैसिव कैंपेन की जाए हमलों की ईरान के ऊपर और फिर गेट इट ओवर विद, अगर वो की जाती है तो जीसीसी कंट्रीज, आपको पता होना चाहिए, ईरान ने भी एक लिस्ट जारी की थी कि अगर अटैक होता है तो फिर वो रिटेलिएट किस तरह करेंगे। तो एक बहुत बड़ी बर्बादी और तबाही की तरफ निशानदेही थी
इस वीकेंड के ऊपर मैं जिस तरह मैंने कहा है कि तैयारी थी, मौजूद थी, आज फॉक्स और दूसरे चैनल्स भी ये कह रहे हैं जी जी तवानाई के एनर्जी स्ट्रक्चर जो था ईरान का वो हिट लिस्ट के ऊपर था और इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमले करने थे और इस चीज को फिनिश करना था। दिस वाज द प्लान। लेकिन मैं समझता हूं, मैं जावेद भाई से इनसे एग्री करूंगा, जावेद साहब से, कि जंग सोल्यूशन नहीं है। और खुद प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अपने पूरे 3 इलेक्शन एक एंटी वॉर उम्मीदवार बन के सामने आए थे। आपने पीस बोर्ड की तरफ देखा होगा, आपने बार बार मुसलसल डायलॉग सुना होगा कि 8 महीनों में 8 जंगें रोकी गई। फिर उसके बाद एक जंग में फंस जाना, मेरे ख्याल में इट वाज नॉट, जो वेनेजुएला के बाद ओवर कॉन्फिडेंट थे प्रेसिडेंट ट्रंप भी, और फिर बीबी नेतन्याहू का प्लान लेकर वो ऐसे वहां पे गए हैं एंड नाउ ही स्टक देयर। सर, जैसे आप एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, अगर ये चीजें एस्केलेशन की तरफ जाती हैं और ईरान रिटेलिएट करके इसराइल पे अटैक करता है, इसराइल की डिफेंस की सूरत हाल क्या है अगेंस्ट द मिसाइल्स एंड द ड्रोन्स? बोथ ऑफ यू कैन आंसर। तारड़ साहब, आप बता दें। मैं मेरे नजर में इस वक्त इजराइल भी थिन है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ी तो बात यह बताना चाहूंगा, इस वक्त इजराइल से न्यूज बाहर निकालना इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बड़ा उन्होंने एयर टाइट कर रखा है काम, वहां से खबरों का निकलना, लेकिन तबाही ज्यादातर काफी अरसे से इजरायली जो है वो बंकरों में रह रहे हैं। दूसरा इस वक्त जो सबसे ज्यादा उनके लिए मैं देखता हूं, डिफेंस नहीं बल्कि पॉलिटिकल देखना चाह रहा हूं, कि इस वक्त जो गाजा की डील है वो भी बीबी नेतन्याहू की मर्जी के हिसाब से नहीं हुई, और ईरान पे जो हमला है इस पे सबसे ज्यादा नुकसान बीबी नेतन्याहू को नजर आता है, क्योंकि वहां पे भी इलेक्शन है। और इलेक्शन बीबी नेतन्याहू माजी में जब भी इलेक्शन जीतते हैं किसी जंग के जरिए जीतते हैं, तो मेरे ख्याल में इजराइल एक तो डिफेंस के लिहाज से थिन है, पॉलिटिकली बीबी नेतन्याहू वीक है, और तीसरी सबसे बड़ा लॉस जो इजराइल को है कि अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल ओपिनियन चेंज हो चुकी है। लोग अब इजराइल को बोझ समझते हैं, टैक्स पेयर्स उसको बोझ समझते हैं। ममदानी साहब का इलेक्शन न्यूयॉर्क एक जिंदा मिसाल है, जिसमें उन 30% ज्यूज ने भी वोट डाल के ममदानी साहब को मेयर इलेक्ट किया। तो ये 3 वजूहात हैं कि इजराइल इज ऑन द रन एट द मोमेंट। मार्को रूबियो के बयान की तरफ रेफर करूंगी कि मकसद हमारा रजीम चेंज नहीं था बल्कि रवैया बदलना था। पहले तो स्टेटमेंट्स डिफरेंट थी। डू यू थिंक दिस शोज दैट अमेरिका इज गेटिंग डिफीटेड? देखिए, इसमें अर्ज ये करना चाहूंगा, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जंग एक है, जीतना 3 मुल्कों ने है इसमें क्योंकि तीनों ने अपनी आवाम को सेटिस्फाई करना है। IRGC जिस तरह जावेद साहब कह रहे हैं, उन्होंने भी सेटिस्फाई करना है। 45 साल से जो उनकी फिलॉसफी है कि या शहीद या गाजी, उन्होंने भी वहां पे गवर्न करना है। यहां पे नवंबर में इलेक्शन है, इजराइल के अंदर भी अक्टूबर में इलेक्शन है। इन तीनों मुल्कों ने इस जंग को जीतना है, इस पे पास्चरिंग करनी है, और मुसलसल पास्चरिंग हो रही है इसके ऊपर। लेकिन इसमें मैं जिस तरह अर्ज करना चाहूंगा कि मार्को अगर देखा जाए तो दुनिया की एक वाहिद सुपर पावर जिनके अभी भी 712 आर्मी बेसिस मौजूद हैं, और इस वक्त अगर देखा जाए ईरान तो एक उसका बहाना है। ओरिजिनली इससे चाइना रशिया एंड वर्सेस US, और टेक्नोलॉजी देख लें, आज अगर चाइना और रशिया सैटेलाइट इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद करें तो शाम तक सारा काम खत्म हो जाता है। लेकिन तर हकीकत अगर देखा जाए तो पूरे का पूरा रीजन जो है इस वक्त वो एक जंग का, और मैं ये सब यहां ये भी बताना चाहूंगा, बीबी नेतन्याहू का ऑब्जेक्टिव भी यही था कि अरब आपस में लड़े, वो खित्ता डिस्टेबलाइज हो, और ग्रेटर इजराइल का ख्वाब जो है उसको पूरा किया जा सके। तो मेरे ख्याल में अगर ये इसको जंग प्रोलॉन्ग होती है तो इजराइल विल बी बेनिफिशियरी आउट ऑफ इट, और चाइना डिप्लीट करेगा। क्योंकि देखें, वेनेजुएला से तेल कहां जा रहा था? चाइना। ईरान का तेल कहां जा रहा था? चाइना। और वो सप्लाई जो लाइन थी वो बंद हो चुकी है। जो सस्ता तेल चाइना लेता था, जो टी पार्ट रिफाइनरीज बना के देवर बिल्डिंग देयर इकोनॉमी, वो चीजें रुक चुकी हैं। तो ऑब्जेक्टिव, और दूसरा, इस खित्ता अगर डिस्टेबलाइज होता है, अमेरिका के हथियार बिकेंगे, जिस तरह मैंने आपको कहा है। 2.5 बिलियन कुवैत को दे चुके हैं वो अभी 1 महीना पहले, और $2 बिलियन के हथियार जो है सऊदी अरेबिया को बेच चुके हैं। लेकिन इसमें एक बात आपको यह बताना चाहूंगा बिलखसूस अपने वतन अजीज के हवाले से, कि पाक आर्मी is on the rising, has become a rising star. आपकी डिफेंस, आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी इज वर्किंग। आप कुवैत के साथ एंगेज हैं, आप सऊदी अरेबिया के साथ एंगेज हैं, और दुनिया की वाहिद आर्मी है पाक आर्मी जो ना सिर्फ अमेरिकन हथियारों पे दस्तरस रखती है बल्कि चाइनीज हथियारों के ऊपर भी उनकी महारत है। तो मेरे ख्याल में इट्स गुड फॉर पाकिस्तान, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, लेकिन इट्स नॉट, वॉर इज नेवर अ सॉल्यूशन।